हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की और एप्लीकेशन जो है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री से। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च एंड 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है डायनामिक प्रोग्रामिंग की, जो आज हम कवर करने वाले हैं। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री की एक कंडीशन होती है कि आपकी जो रूट नोड है उसकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो इस रूट नोड से लेस होंगी। अगर ये 20 है तो इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 10 होगी और राइट साइड वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, दैट विल बी 30। तो ये बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट है। और जब आप इसको सर्च करते हो तो सर्च आप इसी तरीके से करोगे कि अगर आपको 10 को सर्च करना है तो वो 20 से छोटा है तो आप लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सर्च करोगे। अगर 30 को सर्च करोगे तो आप राइट साइड वाली वैल्यू को सर्च करोगे। तो ये बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट है। अब ये डाम है, डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज होता है? बाइनरी सर्च ट्री को हमें इस तरीके से ट्री बना रहा है, इस तरीके से उसकी सर्चिंग करनी है कि हमें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट मिल सके। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग या ऑलमोस्ट पूरे डा में कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग से की हेल्प से हमें यूज़ करनी है। पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद मैं डायनामिक की हेल्प से आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप इसको कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको नोट्स को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि आपकी जो कॉस्ट है सर्चिंग की वो कम से कम होनी चाहिए। इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंटली एक्सेस आइटम होंगे, जो बार बार आप उनको एक्सेस कर रहे होगे, वो आपकी रूट नोड के क्लोजर होंगे ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो सके। तो इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी हर एक आइटम की कि अगर 20 है तो 20 कितनी बार आ रहा है। अगर 20 बहुत बार बार यूज़ हो रहा है हमारे क्वेश्चन में तो हम लोग 20 को रूट के पास जो है वो स्टोर करेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो सके। अब ये इसके अंदर एक एग्जाम्पल है कि आपके पास दो एरे गिवन है 10, 20, 30 एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5, 2 और 6। कि 10 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, 20 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 30 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है। तो फर्स्ट एरे के अंदर हमारे पास वैल्यूज हो गई, डेटा है, सेकंड में हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उससे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जो भी आप किसी भी नोड की अगर आप कॉस्ट निकालते हो तो उसका एक फॉर्मूला है हाइट इंटू फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको पूरे बाइनरी सर्च ट्री की कॉस्ट निकालनी है तो हर एक नोड की जो भी कॉस्ट निकलेगी उनका सम करना है। तो अगर मैं ये बात करूं कि कितने पॉसिबल ट्रीज बन सकते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n cn डिवाइडेड बाय n+1। अगर मेरे पास 3 नोड हैं तो 2 इंटू 3 C3 दैट इज 6 C3 डिवाइडेड बाय 3+1, तो टोटल 5 पॉसिबल ट्रीज जो है मेरे पास बन सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से पॉसिबल ट्रीज मेरे पास बन सकते हैं। अगर मेरे पास 10, 20 और 30 है और फ्रीक्वेंसी गिवन है इनकी 5, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 एंड 30 की 6। तो सबसे पहले मैं 10 को रूट नोड की तरह यूज करूं। अगर मैं 10 को रूट नोड लूं उसके बाद मैं 20 को यूज करूं तो 20 जो है वो 10 से बड़ा है तो उसके राइट साइड पे आएगा। देन 30 20 से बड़ा है तो वो इसके राइट साइड पे आएगा। अब मैं दोबारा 10 को रूट नोड चूज कर रही हूँ। पहले मैंने 30 को लिया, 30 जो है 10 से बड़ा है तो इसके राइट में आएगा। अब 20 को देखो, 20 10 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा और 20 30 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। ये दो पॉसिबल ट्री बनते हैं अगर हम 10 को रूट नोड चूज करते हैं। अब मैं 20 को रूट नोड चूज करती हूँ। तो 20 को जब मैंने रूट नोड लिया तो 20 में पहले मैंने 10 लिया तो उसके छोटा है लेफ्ट साइड, 30 बड़ा है राइट साइड, तो 20 से एक ही पॉसिबिलिटी है। अब मैं 30 को रूट नोड चूज करती हूँ। 30 को जब मैंने रूट नोड लिया तो पहले 10 जो है वो 30 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा। देन 20 को चेक करेंगे, 30 से छोटा है लेफ्ट में आएगा, 10 से बड़ा है इसके राइट में जाएगा। सेम 30 20 लेती हूँ अब मैं सेकेंड नोड, 20 जो है वो 30 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। देन 10 30 से छोटा है 30 के लेफ्ट में और 20 से भी छोटा है तो 20 के लेफ्ट में।
तो ये हमारे पास जो टोटल पॉसिबल ट्रीज बने हैं वो 5 पॉसिबल ट्रीज हमारे बने हैं जो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिए थे। अब अगर मेरे को कोस्ट निकालनी है तो कोस्ट का क्या फॉर्मूला है, हाइट इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हाइट क्या है, हाइट 10 की 1 है, 20 की 2 है, 3। सेम हाइट तो नॉर्मल है 1 2 3, हाइट इज लेवल, ये फर्स्ट लेवल पे है, ये दोनों सेकंड लेवल पे है, तो इन दोनों की हाइट 2 2 हो जाएगी। 1 2 3 1 2 3, हाइट निकल गई सबकी। अब सबकी फ्रीक्वेंसी से इनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5, तो 10 वाले की सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट 20 की फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 2, तो 20 वाले को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थर्टी की फ्रीक्वेंसी है 6, तो 30 वाले को सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हर नोड की कोस्ट निकल गई। अगर टोटल बाइनरी सर्च की कोस्ट निकालनी है तो हर एक नोड को ऐड कर दो। इसमें 5 + 4 + 18, तो इसकी कोस्ट बन जाएगी मेरे पास 27। नेक्स्ट 5 + 12 17 + 6 23, इसकी कोस्ट बनेगी 2 + 10 12 + 12 24, इसकी कोस्ट 6 + 10 16 + 6 22, इसकी कोस्ट बनेगी 6 + 4 + 15 दैट इज 25। अब इनमें से सबसे मिनिमम कोस्ट किसकी है, 22, ये सबसे मिनिमम कोस्ट है। तो ये आपका बाइनरी सर्च ट्री होगा, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री विद द कोस्ट ऑफ 22। इसमें अगर हम एलिमेंट को सर्च करेंगे तो सबसे कम कोस्ट यूज होती है। तो ये तो हमने एक नॉर्मल मेथड यूज किया है, ट्रेडिशनल मेथड हम जिसको बोल सकते हैं। अब इसके अंदर तो 3 नोड्स थी, तो हमारे पास 5 पॉसिबल ट्रीज बने और हमने हर एक ट्री के साथ इसको फॉर्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। बट अगर हमारे पास ज़्यादा नोड हैं तो हर नोड के लिए इतने सारे पॉसिबल ट्रीज बनाना, उनकी कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग इसके अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है, इसका एल्गोरिथम है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग का। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जो भी आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे आपको टेबल बनानी है। अगर आपके पास 4 कीज या आप बोल सकते हो 4 फ्रीक्वेंसीज गिवन है या 4 वैल्यूज गिवन है, तो आपको एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 5 × 5 की मैट्रिक्स बनेगी। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो कि मेरे पास 4 नोड हैं, 10 20 30 40, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4 2 6 3, और पहला स्टेप ये कहता है कि आपको एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेके एक्स्ट्रा रो और एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। अब पहला स्टेप है आपका टेबल या मैट्रिक्स क्रिएट करना एक एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ। दूसरा स्टेप ये कहता है कि आपको j - i = 0 वाली वैल्यूज को, मतलब हम जनरली क्या करते हैं डायनामिक में, हम लोग डायगनली कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। तो पहले j - i का मतलब है कि अगर ये मेरे पास i वैल्यू है और j है, इन दोनों को जब मैं माइनस करूं तो मेरे पास 0 आना चाहिए। तो जैसे 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, मतलब जो ये वाली वैल्यूज है डायगनल वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को आप सबको 0 सेट करोगे। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि आपको मैट्रिक्स बनानी है एंड देन आपकी जो j - i = 0 वाली वैल्यू है उनको आप 0 सेट कर दोगे। नाउ सेकेंडली आपको कैलकुलेट करना है फॉर j - i = 2, इट मीन्स j - i = 1, इट मीन्स आपको ये वाली जो डायगनल वैल्यू है इनको कैलकुलेट करना है पहले। देन फर्दर जो नेक्स्ट वाली डायगनल वैल्यूज होंगी इनको कैलकुलेट करना है। ऐसे आपको डायगनली वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो j - i = 1 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, जिस भी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे उसमें वेट ऐड करना है, प्लस आप हर बार k की वैल्यू पुट करोगे और k की वैल्यू आपकी i से बड़ी होनी चाहिए और j के इक्वल होनी चाहिए। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ 0 1, तो C 0 1 इज इक्वल टू W 0 1 प्लस मिनिमम ऑफ, अब इसके अंदर I इज 0 एंड J इज 1, तो K की वैल्यू क्या होगी, I से बड़ी होनी चाहिए और J के इक्वल तक जानी चाहिए। तो यहाँ पे तो I से बड़ी 1 और J भी 1 ही है, तो K की वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगी और कोई वैल्यू यहाँ पे K के लिए आ नहीं सकती है। तो C I है मेरे पास 0 और K मैंने 1 लिया है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 - 1 इज 0 प्लस 1, 1। अब इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, बट यहाँ पे तो K की एक ही वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब ये वेट कैसे कैलकुलेट होगा, वेट का फॉर्मूला है जो भी आप K की वैल्यू लोगे, यहाँ पे K की वैल्यू आपने 1 ली है, ये याद रखना, तो जितनी भी K की वैल्यू होगी उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। अब यहाँ पे K की वैल्यू 1 है, तो जो ये फ्रीक्वेंसीज है ये 1, इसकी वैल्यू आपको 4 प्लस मिनिमम ऑफ, मैट्रिक्स में देखो 0 0 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 1 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसमें से आपके पास 0 ही आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो आपको एक शॉर्टकट ये है कि आपको जो सेकंड डायगोनल है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4 2 6 3 वो एज इट इज सेकंड डायगोनल के अंदर आती है। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लो, ये बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे ऊपर पावर में लिख देना 1 2 3 4, क्योंकि ये K की वैल्यू 1 है, जो भी K की वैल्यू होगी वो ऊपर पावर के अंदर आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर J - 1 इज इक्वल टू 2। अभी हमने डायगनली J - 1 इज इक्वल टू 1 जो है वो कैलकुलेट किया है। J - 1 इज इक्वल टू 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यूज को। पहला स्टेप क्या था कि 0 0 1 1 वाली जो वैल्यूज हैं, मतलब जिनमें सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है, उनको 0 सेट कर दो। दूसरा स्टेप आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है एज इट इज उन फ्रीक्वेंसीज को लिख देना सेकंड डायगोनल में, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। और इनकी पावर में क्या लिखना है 1 2 3 4, ये पावर नहीं है, ये K की वैल्यू है। हमें लास्ट में इसी वैल्यू से हमें ट्री बनाना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर J - I इज इक्वल टू 2। तो J - I इज इक्वल टू 2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, मतलब मुझे 0 2 1 3 2 4 ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ 0 2, तो इसमें K की वैल्यू कितनी होगी, I से बड़ी होनी चाहिए और J तक जानी चाहिए। I से बड़ी 1 और J तक जानी चाहिए, J कितना है 2, तो एक बार K 1 आएगा, एक बार K 2 आएगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपको जो वेट निकालना है दैट इज, वो क्या होता है, K की जो भी वैल्यू होगी, मतलब K की वैल्यू 1 और 2 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, तो 10 20 40 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 4 2 6 3 था, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड फ्रीक्वेंसी 4 + 2 दिस इज 6, तो वेट आ गया यहाँ से 6 प्लस मिनिमम आपको K की वैल्यू लेनी है, इनमें से जो भी मिनिमम होगी 0 यहाँ तक K - 1, K हम पहले लेंगे 1, तो 1 - 1 इज 0 प्लस K इंटू J, J इज 2, ये वैल्यू निकली है मेरी K इज इक्वल टू 1 के लिए, कॉमा K इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करती हूँ C I कॉमा K - 1, K अब मैंने 2 लिया है, तो 2 लिया है तो 2 - 1 इज 1 प्लस C 2, 2। अब इन दोनों में से वैल्यू मेरे को 0 0 मैट्रिक्स में चेक करो, 0 0 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस C 1 2, C 1
2, इसकी वैल्यू है 2। पावर मत लेना, पावर अलग चीज है, वो k की वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। और इसमें देखो 0 1, 0 1 है मेरे पास 4 प्लस 2 2, 2 2 है 0, तो ये वैल्यू आ गई 4। 4 और 2 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2, तो ये बाहर आ जाएगी। तो इसमें जो हमने 6 प्लस 2 दैट विल बी 8, आंसर आएगा मेरा 8। तो ये 0 2 पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 8। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमने चूज करी है, ये वाली वैल्यू हमने चूज करी है। याद रखना ये ट्री के टाइम पे यूज होने वाली है। इसमें k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू इसमें मेरे पास थी 1। तो जब k की वैल्यू 1 थी तो हमें वो वैल्यू पावर के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो हमने 8 कैलकुलेट कर लिया। कौन सी k की वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू मिनिमम आई है जिसमें k की वैल्यू 1 है, तो हम इसकी पावर में यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसको पावर यूज नहीं करना है, आप इसको 8 ही यूज करोगे जब भी इस कैलकुलेशन को यूज करोगे। दिस इज ओनली फॉर द k वैल्यू। आपको लास्ट में जो आप ट्री बनाओगे वो इन k वैल्यू से ही बनाओगे। ऐसे ही आपको फर्दर 1 3 की कैलकुलेट करनी है और 2 4 की कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे देखो 1 3, आपको 1 3 में क्या करना है, W 1 3 मिनिमम। अब इसमें I की वैल्यू 1 है और J की 3 है, तो K कहाँ से शुरू होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए और J तक होना चाहिए। तो K की वैल्यू एक बार 2 आएगी और एक बार 3 आएगी। यहाँ पे 2 पुट करो, ये यहाँ पे K माइनस 1 आता है। फॉर्मूला क्या है, I K माइनस 1 प्लस K J। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, इनको कैलकुलेट करो। 6 और 2 में से मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, और जो जो K की वैल्यू आई है F 2 और 3, तो वही फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे 2 और 3 ऐड कर दोगे, तो फ्रीक्वेंसीज यहाँ ऐड हो जाएंगी। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे 10 पुट करो, और कौन सी वाली वैल्यू मिनिमम आई है, ये वाली वैल्यू आपकी मिनिमम आई है। तो C13 से K की वैल्यू 2, ये वैल्यू मिनिमम थी, तो यहाँ पे आप 10 की पावर में 2 लिख दोगे। ऐसे ही 2 to 4 कैलकुलेट करो, यहाँ पे 12 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू फॉर k इज इक्वल टू 3, तो 12 की पावर 3 आ जाएगी। ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, आगे वाली सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अगर आपको 1 से 4 कैलकुलेट करना है, तो 1 से 4 आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी, I से बड़ी मतलब 2 से शुरू होगी और J तक जाएगी, मतलब एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो वेट में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, प्लस यहाँ पे k एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 एंड k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1। यहाँ पे तो I और J ही आएंगे। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। 12, 5 और 10 आया, तो मिनिमम आपके पास 5 आया है, जो कि आपकी k की वैल्यू 3 के लिए आया है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 16। 1 to 4 यहाँ आपने, दिस इज 1 to 4, 16 एंड 3 यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही आप लास्ट की वैल्यू जो है 0 to 4 यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आपके पास सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, आपके पास एक ट्री आपके पास एक पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो जो सबसे लास्ट कॉर्नर वाली वैल्यू होगी, दिस इज 26, ये वाली वैल्यू जो होगी ये आपकी कोस्ट रिप्रेजेंट करेगी। जो हमने अभी 22 कैलकुलेट करी थी पुराने वाले एग्जाम्पल में, जिसमें हमने 3 ही नोड ली थी, उसमें वहाँ पे 22 आई थी, यहाँ पे 26 आई है। तो जो कोस्ट आई है, अगर आपसे पूछे कि इस ट्री की मिनिमम कोस्ट क्या है, तो वो 26 है। अब ट्री कैसे बनेगा, ये तो आपने बता दिया कि 26 मिनिमम कोस्ट है। तो ट्री कैसे बनाना है, ट्री बनेगा k की वैल्यू से। अगर इसमें k की वैल्यू जो पावर है ये 3 है, तो आप सबसे पहले 3 यहाँ पे बना लो नोड में। उसके बाद आपको आगे वाली 2 नोड कैलकुलेट करनी है। कैसे, ये वैल्यू यहाँ से आई है 26, k की वैल्यू 3, ये मिनिमम वैल्यू के लिए यूज हुई है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 जो है वो इस वाले के अंदर है, मतलब C02 प्लस C34, ये वैल्यू है मिनिमम जो हमने चूज करी है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे 02 ये वाली वैल्यू एंड 34 ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब 02 पे मैट्रिक्स में चेक करो वैल्यू क्या है। 0 से 2 मैट्रिक्स में वैल्यू है 8, लेकिन हमें तो पावर यूज करनी है k के लिए, तो पावर क्या है 1। तो यहाँ पे आप 1 लिखो। ठीक है, 3 to 4 चेक करो। 3 to 4, दिस इज 3, यहाँ पे पावर है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब
आगे क्या करना है, मैट्रिक्स सिर्फ के की वैल्यू के लिए यूज करनी है। अब इसको फर्दर कैसे एक्सपेंड करोगे, 0 से 2 वैल्यू में देखो कि क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है। 0 से 2 में अगर हम जाते हैं, पुरानी वाली वैल्यूज को आपको चेक करना पड़ेगा। 0 से 2 आप देखो, 0 से 2 में आपका आया है, कहाँ सॉल्यूशन किया है आपने 0 से 2 को, उसको चेक करो आप। ये हमने सॉल्व किया हुआ था 0 से 2, ये रहा सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आई थी वो ये आई थी 0 0 और 1 2, तो ये हम वहाँ पे एज इट इज नीचे लिखेंगे अपने आंसर में 0 0 1 2। जब हम ट्री बनाएंगे, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करके 0 0 एंड 1 2। अब मैट्रिक्स में वैल्यू चेक करो, 0 0 की तो 0 है, तो ये तो एंड ही हो जाएगी यहाँ पे। 1 2 की वैल्यू चेक करो, 1 2, 2 की पावर 1 है, मतलब k की पावर यहाँ पे 1 आ गई। अब फर्दर चेक करो कि 1 2 को कहाँ एक्सपेंड कर सकते हो, 1 2 की क्या वैल्यू है और इधर 3 4 की क्या वैल्यू है। जब आप 3 4 की वैल्यू चेक करोगे तो वो आपकी 3 3 और 4 4 आएगी। चेक कर लेना, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी फर्दर 1 1 और 2 2 ही आएगी। आप पुरानी वैल्यूज को चेक कर सकते हो। तो अब ये जो आपके पास ट्री बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, 3 1 4 दिस इज 2 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था 10 20 30 40, इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी 4 6 2 3, तो इनको हमने 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ पे 3 है उसकी जगह आप 30 लिख दो, जहाँ पे 1 है उसकी जगह 10 लिख दो, जहाँ पे 4 है 40, जहाँ पे 2 है 20। तो ये आपका जो मेरा बाइनरी सर्च ट्री है जिसकी कोस्ट हमने 26 निकाली है अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आपको डायनामिक का सॉल्व करना है। क्या है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है। आपको एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला कैसे गिवन है, Cij इज इक्वल टू Wij प्लस मिनिमम ऑफ Ci कॉमा k माइनस 1 प्लस Ck कॉमा j। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, i से बड़ी होनी चाहिए और j के इक्वल तक होनी चाहिए। जो भी k की वैल्यू आएगी वही यहाँ फ्रीक्वेंसीज होंगी। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए k की वैल्यू चूज कर लेना और वो वैल्यू पावर में लिखनी है। उसके बाद लास्ट में जब आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी, जो लास्ट कोस्ट आएगी वो आपकी फाइनल कोस्ट होगी और उसकी जो मैट्रिक्स में जो उसकी जो पावर गिवन होगी वो आपका ट्री बनाने में यूज होगी। तो आप उसको ट्री के लिए यूज कर लेना, 3 लिख देना। देन इस वैल्यू के लिए आप 0 4 के लिए मिनिमम वैल्यू चेक करना जो कि 0 2 और 3 4 है, तो यहाँ 0 2 3 4 लिख लेगा। फिर 0 2 की वैल्यू मैट्रिक्स में चेक करना कि क्या है, उस नोड की वहां पे वो वैल्यू लिख देना और उस फर्दर नोड को जहां पे आपने सॉल्व किया होगा वहां से जो 2 वैल्यू आई होंगी उनको लिख देना। ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज है वो है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। हमने नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो ग्रीडी के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अब इसमें ऐसा क्या है, हमें 0-1 नैपसैक का मतलब क्या और हमें डायनामिक से क्यों पढ़ना है। एक्चुअली हमने जब ग्रीडी से पढ़ा था तो हमने उस वाले नैपसैक को बोला जाता है फ्रैक्शनल नैपसैक। उसमें हमने कुछ वैल्यूज को जो है वो फ्रैक्शन में लिया था। मतलब अगर मेरे पास पूरा वेट नहीं आ रहा है तो मैं उसका जितना भी वेट मेरे पास बचा हुआ है उस वेट को हम यूज कर लेंगे और उसका उतना ही प्रॉफिट हम यूज करेंगे। लेकिन 0-1 नैपसैक क्या कहता है, या तो आप किसी भी आइटम को बैग के अंदर पुट करोगे या फिर पुट नहीं करोगे। तो अगर आप पुट नहीं करोगे दैट इज 0 और अगर पुट करोगे तो दैट इज 1। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट वही है। नैपसैक आपके पास एक बैग होता है जिसमें कुछ आइटम्स गिवन होते हैं विद देयर वेट्स एंड प्रॉफिट्स। 2 तरीके के नैपसैक होते हैं, एक होता है 0-1 नैपसैक, एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक। 0-1 में या तो आप आइटम को कंप्लीटली पुट करोगे या फिर आप कंप्लीटली पुट नहीं करोगे। इसमें हम लोग आइटम को डिवाइड कर देते हैं बैग को फिल करने के लिए। इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है। इसको हम ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। फ्रैक्शनल नैपसैक किससे सॉल्व होता है, 0-1 नैपसैक किससे सॉल्व होता है, ग्रीडी अप्रोचेस कौन सी हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें। तो डायनामिक का तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को कहीं पे स्टोर कर देते हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। तो कैसे हम लोग डायनामिक
में हम 0-1 नैपसैक को सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल इसके दो तरीके हैं, एक मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी और दूसरा आपका मेथड है आपको विद फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। आपको पेपर में कुछ वैल्यूज को जो है वो फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ वैल्यूज को जो है आप डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो आपके पास ये आइटम गिवन है 1 2 3 4, इनके वेट गिवन है 2 3 4 5 एंड प्रॉफिट गिवन है 1 2 5 6। मैक्सिमम कैपेसिटी आपको गिवन है एम की वेट 8 सॉरी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज गिवन है, एम मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास गिवन है और जितने आपके पास आइटम है दैट इज 4 1 2 3 4, उससे एक एक्स्ट्रा रो और एक्स्ट्रा कॉलम आपको क्रिएट करना है, जो वो हमेशा मेरा सबसे पहला स्टेप रहता है। तो अगर मैं बात करूं m की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा हो गया, 0 से आपने इसको शुरू कर दिया। ऐसे ही नंबर ऑफ आइटम 0 1 2 3 4। तो सबसे पहला स्टेप आपने वही मैट्रिक्स बनानी है with extra m+1 and n+1 where m is the capacity of bag and n is the number of items। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में एक चीज हो रहा है, जहां जहां 0 है इसको इनिशियली आप सबको 0 कर दो। ये वाली फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी अ 0। अब हमें क्या करना है, रो वाइज इन वैल्यूज को फिल करना शुरू करना है। यहाँ से हम लोग रो वाइज वैल्यूज को फिल करना शुरू करेंगे एंड देन सारी वैल्यूज को फिल करेंगे। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताती हूँ पहले, उसके बाद आपको फॉर्मूले का यूज करके भी एक सॉल्व करना है। चलो पहले आप फॉर्मूला ही देख लो कि फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला कहता है T ऑफ i माइनस 1 j वैल्यू ऑफ i T ऑफ i माइनस 1 j माइनस वेट ऑफ i। जिस भी वैल्यू का आप कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी 1 1 को इग्नोर करो, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 को कैलकुलेट कर रही हूँ। मैंने बोला आपको रो वाइज कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 को कैलकुलेट कर रही हूँ। 1 2 सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करो, i माइनस 1 ये i है एंड ये j है। i माइनस 1 इज 0, j इज 2। वैल्यू ऑफ i वैल्यू ऑफ 1 मतलब फर्स्ट आइटम की प्रॉफिट क्या है। फर्स्ट आइटम का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 प्लस i माइनस 1 0 कॉमा जे मेरे पास 2 है माइनस वेट ऑफ फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम का वेट और फर्स्ट आइटम का प्रॉफिट, फर्स्ट आइटम का वेट भी 1 है तो फर्स्ट आइटम का वेट 2 है, तो आपने 2 माइनस 2 जो है वो 0 कर दिया। दिस इज 0 0 1 प्लस t 0 0, तो 0 0 वैल्यू देख लो, वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में 0 ही है, तो 1 प्लस 0 ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0,1 में से 1 विल बी और मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 आप यहाँ पे पुट कर दोगे 1 2 के अंदर। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस याद कर लेना i माइनस 1 कॉमा j कॉमा मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, या तो इसमें से i माइनस 1 j में से, या फिर वैल्यू ऑफ i प्लस t i माइनस 1 j माइनस वेट ऑफ 1। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर। अब शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड ये कहता है, अगर मैंने आपको फर्स्ट वाली वैल्यू ये सॉल्व करके नहीं दिखाई है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप इसको सारे को जो है वो इग्नोर कर दो, आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आप उसको चूज कर लोगे। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले के साथ आप इसमें से 3-4 वैल्यूज जो है वो रो वाइज सॉल्व करके दिखा देना। अब मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। आप यहाँ पे जब आपने मैट्रिक्स बनाई है तो यहाँ पे आप सारे प्रॉफिट्स लिख लो 1 2 5 6 और यहाँ पे आप सारे वेट्स लिख लो 2 3 4 5। इसकी सबसे पहली चीज एक ये चीज जरूर याद रखना कि जब आप वेट लिखोगे तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स लिखना। अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर आपको 2 4 3 5 ऐसे गिवन है तो आपको 2 3 4 5 ही लिखना है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही आपके वेट्स होने चाहिए और उन वेट्स के एसोसिएटेड जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका यहाँ आना चाहिए। तो आपने इनिशियली तो इन वैल्यूज को 0 कर ही दिया था। अब आपको क्या करना है,
इस वाले वेट को देखना है, ये वेट कितना है 2। अब सेकंड कॉलम में आ जाओ, 2 है, इसका प्रॉफिट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। इसके अलावा मेरे पास कोई और आइटम है, अभी मेरे पास बैग में सिर्फ एक ही आइटम है तो मैंने उसको डायरेक्टली पुट कर दिया, और इसके बाद वाली वैल्यू को मैं सबको 1 1 1 1 कर दूंगी। इससे पहले वाली वैल्यूज को मैं ऊपर से एज इट इज उतार लूंगी जो ऊपर वाली रो में है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मेरे पास बैग में ना 2 आइटम हो चुके हैं, तो पहले आप ये देखो थर्ड आइटम, थर्ड कॉलम में, मतलब जहाँ पे 3 वैल्यू होगी, नोट थर्ड कॉलम जहाँ पे 3 वैल्यू होगी, उसका प्रॉफिट आपको 2 लिखना है, तो उसके नीचे आप प्रॉफिट लिख दो 2। इससे आगे वाली वैल्यू को आपको ऊपर से एज इट इज रिटर्न करना है। नेक्स्ट इसके, अब इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं आपको ये देखना है। आपके पास 2 वेट है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3 5। 5 पे क्या प्रॉफिट बनेगा 1 + 2 3, तो 5 पे आपका आ जाएगा प्रॉफिट 3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इनकी नहीं बन रही है एडिशन करने के बाद, तो इसके बाद वाली जितनी वैल्यू उनको आप 3 कर दो, एंड इसके बाद वाली वैल्यूज को आप 2 कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या है 4, फोर्थ कॉलम वाली वैल्यू में, मतलब जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वहां पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा 5। इससे आगे वाली वैल्यूज का एज इट इज ऊपर से नोट डाउन कर लो, ऊपर वाली रो से एज इट इज पिक करना है। अब मेरे पास 3 वेट आ चुके हैं बास्केट के अंदर। अब इनकी पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या बन सकता है। 4 + 3 is 7। 7 में क्या प्रॉफिट है 2 + 5 is 7, तो 7 पे 7 लिख दो। 4 + 2 6, 6 पे क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो 5 + 1 6, तो 6 पे प्रॉफिट लिख दो 6। और 3 + 2 5, 5 पे क्या है 3, लेकिन सॉरी 3 + 2 5 हमारा, 5 पे हम लोग, हमारे पास पुराने पहले 3 आ रहा है तो हम उसको नहीं देखेंगे, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद वाली वैल्यूज में 7 और इसके बाद वाली वैल्यू में हम 5 रख देंगे, तो हम मैक्सिमम वैल्यूज को चूज करेंगे। अगर मैं देखूं तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी से 3 आएगा, बट मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ फोर्थ रो में। फोर्थ रो में 5 है, जहां पे 5 लिखा होगा कॉलम में उसके नीचे 6 लिख दो पहले तो, और इससे पहले वाली वैल्यूज को एज इट इज ऊपर से नोट डाउन कर लो, ऊपर वाली रो से। अब इसमें पॉसिबिलिटीज देखो, 5 + 4 9, 9 तो हमारे पास कॉलम ही नहीं है। 5 + 3 8, 8 है हमारे पास, और 8 में क्या क्या प्रॉफिट आएगा 6 + 2 is 8। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है 5 + 2 7, 7 पे क्या वेट है 7, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी 5 के साथ पॉसिबल नहीं है। 4 + 3 7 पे कितना आ रहा है 7, वो ऑलरेडी हो चुका है। 4 + 2 6 पे कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो ये और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है नहीं। तो जो लास्ट वैल्यू आएगी ना, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो 4 आइटम्स थे x1 x2 x3 x4, जिनका वेट मेरे पास था 2 3 4 5, और उनका प्रॉफिट मेरे पास था 1 2 5 और 6, इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मेरा 8 बन रहा है। ये तो मेरे पास क्लियर हो गया, लेकिन अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को इनमें से कौन सा आइटम बैग के अंदर पुट करना है और कौन सा आइटम बैग के अंदर पुट नहीं करना है। तो नैपसेक क्या करता है, मैंने पहले ही बोला है 1 0 की फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट करेगा। अगर x1 फर्स्ट आइटम बैग के अंदर जाएगा तो उसको 1 पुट करेगा, अगर नहीं जाएगा तो उसको 0 पुट करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, आपका प्रॉफिट फाइनल हो गया कि आपको 8 प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपको इस 8 प्रॉफिट के बाद क्या करना है, आपको सीधा सीधा जो वैल्यूज हैं आपके नीचे, आप उनको चेक करोगे। आपकी जो प्रॉफिट आया था 8, लास्ट वाली वैल्यू, आप ये चेक करो कि 8 पुरानी वाली प्रीवियस रो में कहीं पे भी 8 आ रहा है, 8 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो 8 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 प्रॉफिट आया है वो आपके इस फोर्थ वाले आइटम की वजह से आया है। दिस इज 0 1 2 3, दिस इज मेरा x4, दिस इज x3, दिस इज x2, दिस इज x1। ये चीज आप ध्यान रखना, x1 x2 x3 जब आप वेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपको आइटम्स भी उस अकॉर्डिंग रीअरेंज करने हैं। यहाँ पे आपके आइटम्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थे तो हमने x1 x2 x3 लिख दिया। अगर आपका वेट होता 2 4 3 5
तो आप जब इनको अरेंज करते हैं, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, जब आप इनको असेंडिंग में अरेंज करोगे 2 3 4 5, तो 2 आपका x1 है, 3 आपका x3 है, 4 आपका x2 है, 5 आपका x4 है। ये तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी जो आपका 8 प्रॉफिट आया है, आपकी ऊपर वाली रो में 8 प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब जो 8 जनरेट हुआ है ये इस 4th आइटम की वजह से जनरेट हुआ है, इसलिए मैं इस 4th आइटम को अपने बैग के अंदर इंक्लूड करूंगी। ठीक है, अब मैंने इस 4th आइटम को अपने बैग के अंदर इंक्लूड कर लिया। इसमें प्रॉफिट कितना था? 6 प्रॉफिट था। 8 तो मेरा टोटल प्रॉफिट आया है, जिसमें से 6 प्रॉफिट तो इसने ले ही लिया 4th आइटम ने। बचा कितना? 2 प्रॉफिट मेरे पास बचा हुआ है। तो ऊपर देखो, ऊपर वाली रो में 2 है, हाँ जी 2 है यहाँ पे। लेकिन आप ऊपर वाली रो में भी देखो कि 2 है, हाँ यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब इस 3rd आइटम ने तो 2 को जनरेट नहीं किया है, 2 तो जो है वो पहले से आ रहा था। तो इससे ऊपर वाली रो में देखो कहीं पे 2 है, नहीं है। तो इसका मतलब 2nd वाले आइटम ने 2 को जनरेट किया है, तो इसलिए हम 3rd को इंक्लूड नहीं करेंगे और 2nd को हम इंक्लूड करेंगे। सेम, अब 2 प्रॉफिट बचा था, इसका प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट 2 ही है, तो 2 - 2 प्रॉफिट कितना बचा? 0। तो ऊपर वाली रो में चेक करो 0 है, हाँ जी है। इससे ऊपर वाले में चेक करो 0 है, हाँ है। इसका मतलब x1 ने तो 0 जनरेट नहीं किया है, 0 कहीं और से ही जनरेट होके आया है, तो इसलिए हम x1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरे पास कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे? x2 एंड x4। x2 एंड x4 का मतलब है जिसका प्रॉफिट मेरे पास 2 है और वेट मेरे पास 3 है। x4 जिसका प्रॉफिट मेरे पास 6 है और वेट मेरे पास 5 है। तो टोटल वेट मेरे पास बैग के अंदर 8 आ गया। इतनी ही बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी थी और प्रॉफिट मेरे पास टोटल 8 आ गया। तो ये दोनों आइटम बैग के अंदर इंक्लूड होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। एज यूजुअल जब हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो m क्रॉस n ही आता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मेरे पास 0 1 नैपसैक था। इसका क्या है? आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो i j और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वैल्यू जिसके अंदर से हम लोग i -1 और j माइनस वेट करते हैं। या तो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, नहीं मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है, 2-3 वैल्यू आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखा देना। बाकी आपके पास शॉर्टकट मेथड यही है कि आप एक एक आइटम की वैल्यू को वेट चेक करो, उस कॉलम में उसको पुट करो, इससे आगे वाली वैल्यूज को ऊपर से एज इट इज नोट डाउन कर लो और बाकी जो आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं उनको आप जो है वो अदर पॉसिबिलिटीज के साथ चेक करो कि उसके अंदर क्या क्या वेट आ सकता है। फिर जो आपका लास्ट वेट आएगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट के बेसिस पे आपको ये चेक करना है कि कौन से आइटम को इंक्लूड करना है और कौन से आइटम को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।